माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पुणे एक नई क्लास आपके बीएससी फर्स्ट ईयर एंड बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की है ना, रिलेटिविटी एंड मैकेनिक्स का पार्ट नंबर 7 लेकर आए हैं ना, जो आपके बीएससी फर्स्ट ईयर एंड बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर चलता है। आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। आज का जो अपना टॉपिक होगा क्या होगा, गैलीलियन रूपांतरण। यानी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन था ना, उसमें दो निर्देश तंत्र का एक दूसरे के सापेक्ष रिलेशन। अब इसमें है दोनों जड़ित निर्देश तंत्र, दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस, रिलेशन बिटवीन टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस। दोनों जो फ्रेम ऑफ रिफरेंस है वो कौन से है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस। उन दोनों में एक दूसरे में अपने को क्या बताना, रिलेशन बताना। फिर वही विस्थापन का रूपांतरण, उसमें वेग का रूपांतरण, एक्सेलरेशन का, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स। इसमें कम से कम 5 या 6 पॉइंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में बहुत बार इसका क्वेश्चन पूछा गया। आपको क्वेश्चन दो प्रकार से पूछ सकते हैं, एक तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, या इसी का दूसरा नाम है एक जड़ित निर्देश तंत्र का दूसरे जड़ित निर्देश तंत्र के साथ संबंध, रिलेशन बिटवीन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस टू अनदर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। ये इस प्रकार आपको टॉपिक पूछ सकते हैं। तो अपन शुरुआत करने जा रहे हैं आज का नया टॉपिक आपका। दो नाम इसके ध्यान रखिएगा ना, क्वेश्चन आपको दोनों रूप से पूछ सकते हैं। एक तो इसका नाम है कि एक जड़त्व निर्देश तंत्र का एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र का दूसरे जड़त्व निर्देश के साथ संबंध का दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र के साथ, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र का दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र के साथ संबंध, जड़त्वीय निर्देश तंत्र के साथ संबंध, वही हो गया वापस रिलेशन बिटवीन, है ना, रिलेशन बिटवीन वन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस, वन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस REFERENCE, वन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस with another frame of reference, with another frame of reference, ठीक है। ये है टॉपिक आपका एग्जैक्ट। इसी का दूसरा नाम है गैलीलियन रूपांतरण। इसी का दूसरा नाम क्या है आपके पास, गैलीलियन रूपांतरण, क्योंकि गैलीलियन नहीं देते, गैलीलियन नामक साइंटिस्ट ने दिए थे, इसे गैलीलियन रूपांतरण, ठीक है। इसी का दूसरा नाम क्या हो गया आपके पास, गैलीलियन रूपांतरण। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट। अब अपन शुरू करेंगे। देखिए इसमें कि एक बार है ना, मैं उसको सीधा पूरा नहीं लिखूंगा, बस आपको माइंड में बैठा लेना है। दो प्रकार का टॉपिक है कि एक जड़त्व निर्देश तंत्र का दूसरे जड़त्व निर्देश तंत्र के साथ संबंध, रिलेशन बिटवीन वन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस विथ अनदर फ्रेम ऑफ रिफरेंस, या इसी का दूसरा नाम क्या है, क्योंकि गैलीलियन ने बताया था इसलिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो अपन शुरू करना जा रहे हैं, ये वाला टॉपिक है ना, पूरा नहीं लिखूंगा, एक बार मैंने लिख लिया आपका, यही इसी का दूसरा नाम है। तो अब अपन शुरू करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो चलो आइए, अपनी शुरुआत होगी गैलीलियन रूपांतरण से। यस, अपना टॉपिक है गैलीलियन रूपांतरण, है ना। अपना टॉपिक हो जाएगा गैलीलियन रूपांतरण, ठीक है, जिसको अपन बोलेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन 2 या 3 क्लासों में कंप्लीट होगा, बड़ा टॉपिक है आपका। इससे रिलेटेड आपको बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बीएससी वालों को और बीएड वालों को भी पूछा गया है आपके, है ना। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, तो सबसे पहले क्या होता है, आपको इसकी डेफिनेशन पूछेंगे, तो अपने को इसमें डेफिनेशन लिखनी है कि वे निर्देश तंत्र जो
दो निर्देश तंत्र जो एक दूसरे के सापेक्ष, है ना, एक दूसरे के अकॉर्डिंग, एक दूसरे के सापेक्ष, दो निर्देश तंत्र जो एक दूसरे के सापेक्ष नियत गति से गतिशील होते हैं, नियत गति से गतिशील होते हैं, नियत गति से गतिशील होते हैं, मैं किसी घटना के रूपांतरण, जब कोई घटना घटित होगी ना, मैं किसी घटना के नियत गति से गतिशील होते हैं, मैं किसी घटना के निर्देशांकों के बीच संबंधों को, घटना के निर्देशांकों के बीच, घटना के निर्देशांकों के बीच संबंधों को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई है ना, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि दो निर्देश तंत्र, दोनों कौन से हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस, है ना, उनको एक दूसरे के सापेक्ष नियत गति से गतिशील होते हैं, एक दूसरे के साथ। इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो आपका एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस तंत्र होता है ना, उसको हमेशा अपन स्थिर बताएंगे, और जो दूसरा होगा एस डैश, वो नियत वेग से गतिशील होगा। दूसरा जो है ना एस डैश, वो नियत वेग से। आपको पता कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, जिसमें त्वरण रहित हो, ए जीरो, इसका मतलब वी को क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, नियत वेग से गतिशील। जब ये गतिशील है, आपको पता ये भी इसके सापेक्ष ऐसे लगेगा, भाई ये आगे की पीछे खिसकेगा तो ये भी इसके सापेक्ष ऐसे लगेगा गतिशील। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो निर्देश तंत्र जो एक दूसरे के सापेक्ष नियत गति से गतिशील होते हैं, मैं किसी घटना के निर्देशांक, जब भी कोई घटना घटित होती है ना, एक कोई कण है, उस कण का इसके अंदर निर्देशांक और इसके अंदर निर्देशांक, उनमें रिलेशन बताना है ना, किसी घटना के निर्देशांकों के बीच संबंधों को क्या बोलते हैं अपन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब अपन इसके पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। सबसे पहले इसकी पोजीशन, जैसे इसमें आर होगी, इसमें क्या होगी, आर डैश, तो रिलेशन बिटवीन आर डैश व आर। फिर आर डैश के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। उसका आर के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक्स, वाई और जेड में रिलेशन। ये सारी चीज देखेंगे ना। डेफिनेशन कंप्लीट। अब आइए अपन इसका पहला टॉपिक, इसके देखो फर्स्ट होगा पोजीशन का, फिर विस्थापन, फिर वेग, फिर त्वरण, फिर बल, फिर संवेग संरक्षण, फिर ऊर्जा संरक्षण। कम से कम इसके 7 टॉपिक है। 7 टॉपिक कंप्लीट हो गए तब जाकर आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा, है ना। तो चलो आइए शुरू करते हैं अपन। है ना, पहला टॉपिक स्थिति का रूपांतरण। पहला टॉपिक क्या है, स्थिति का रूपांतरण। फर्स्ट टॉपिक है स्थिति का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन, स्थिति का रूपांतरण। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन। तो आइए सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं। इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपने को यहाँ पर प्लॉट करने हैं। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ आपका एस वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये हो गया अपने पास। थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे इसको अपन, तो भाई एक्सिस बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है ना। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका। इसी के सापेक्ष यहाँ पर अपन दूसरा बना लेंगे जो इसके बिल्कुल पैरेलल चलेगा, है ना। इसके एक्सिस जो है ना एक दूसरे क्या चलती है, पैरेलल चलती है। ठीक, यहाँ पर आपका कोई कण P है, उसके कोऑर्डिनेट बताने, तो एक तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी। ठीक, एक यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी। ठीक है, और एक ये डिस्टेंस हो जाएगी। ये डिस्टेंस कितनी है, जो थोड़ा सा इस कण को ऊपर ले लेते हैं अपन, है ना,
थोड़ा सा इस कण को अपन ऊपर ले लेते हैं। थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, इस कण को ऊपर उठा लेते हैं। ठीक है, और ये दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा आपका, है ना, एच डैश वाला। ठीक है, ये हो गया आपका, यहाँ पर एक ही हो गया और ये वाली एरो ये हो गया। ठीक है, ये आपके दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एस एच डैश दोनों दिख रहे हैं आपको। थोड़ा सा ही छोटा बन गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप इसको देखिएगा। ये आपका एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसके कोऑर्डिनेट हो गए वाई एक्स एंड जेड। इसका ओरिजिन पॉइंट क्या हो गया, ओ। इसी प्रकार अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एच डैश, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वाई डैश, एक्स डैश और जेड डैश। उसका ओरिजिन पॉइंट क्या हो गया, ओ डैश। अब आपको पता है यहाँ पर कोई बिंदु पी है, उसके एस के अनुसार तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई और जेड। ठीक है, और जबकि ए क्या हो जाएंगे आपको पता है, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। ठीक, फिर यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी कितनी है, जैसा कि आपको पता है आर है, और इसकी दूरी कितनी है आपको पता है आर डैश, है ना। ओ डैश से बिंदु पी की दूरी आर डैश होगी। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक अपन आर नोट लेते हैं, और आर नोट ही किसके बराबर होती है आपको पता है, वी टी के बराबर। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है, तो ये वी टी के बराबर होती है ना। ये चीज़ अपने पास कंप्लीट डायग्राम दिख गया आपको। एस और एच डैश दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एच डैश जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एस के सापेक्ष नियत वेग v से इस प्रकार गति कर रहा है कि उसकी अक्ष जो है ना वो इसके समांतर चल रही। वाई एक्सिस इसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस इसके पैरेलल है, और जेड एक्सिस भी इसके पैरेलल है। ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे कि माना किसी स्थिर निर्देश तंत्र, माना किसी स्थिर निर्देश तंत्र S के सापेक्ष स्थिर निर्देश तंत्र। S आपका कौन सा है, रुका हुआ निर्देश तंत्र। कि माना किसी स्थिर निर्देश तंत्र S के सापेक्ष किसी कण P का, S के सापेक्ष किसी कण P का पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर R है। ठीक है, जैसा कि अपने को पता दिख रहा डायग्राम में, स्थिति सदिश उसका क्या है, R है। R और निर्देशांक, R और निर्देशांक, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई जेड, एंड यूनिट वेक्टर क्या है, आई जे के। एकांक सदिश क्या है अपने पास, आई जे व के है। ठीक है, यही चीज हो गई, सारी चीजें कंप्लीट अपने पास। डायग्राम के अंदर जो चीजें प्लॉट है वो अपने लिख लिया। तो अब अपन लिखेंगे कि अतः निर्देश तंत्र S के सापेक्ष कण P का स्थिति सदिश कितना हो जाएगा, कण P का स्थिति सदिश जो अपन लिखेंगे, कण P का स्थिति सदिश OP बराबर R बराबर पे आया अपने पास XI प्लस वाई जे प्लस जेड के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहली क्लास जब अपन ने शुरू की था ना तब ये चीज़ बताई, यहाँ पर इसका रोल है। समझ में आ गया ना कि निर्देश तंत्र S के सापेक्ष कण P का पोजीशन वेक्टर OP, O से P, ये देखो O से P, इसी को अपन ने क्या दिया R, तो OP बराबर R बराबर क्या हो गया, XI प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब आते हैं अपन दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस तंत्र एच डैश, उसके बारे में अपन लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए आप उन्हें नीचे अपने पास क्या हो जाएगा कि एक अन्य निर्देश तंत्र, एक अन्य निर्देश तंत्र
एच डैश, कौन सा निर्देश तंत्र है? एच डैश के एक अन्य निर्देश तंत्र एच डैश नियत वेग v से, नियत वेग v से इस प्रकार गति कर रहा है, इस प्रकार गति कर रहा है ना, एक अन्य निर्देश तंत्र है जो इसके सापेक्ष नियत वेग v से इस प्रकार गति कर रहा है कि निर्देश तंत्र है। अब देखिए थोड़ा स्पेस कम है, इस ऊपर से मिटा रहा हूं मैं, ऊपर से एक बार पुनः समझ लीजिए क्या था अपने पास, जो ऊपर वाली जो वैल्यू है वो क्या थी अपने पास, एक बार उसको देख लीजिए आप कि अपने पास था कि माना किसी स्थिर निर्देश तंत्र S के सापेक्ष, S के सापेक्ष किसी कण P का पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश क्या है? R है ना, और निर्देशांक क्या दे रखा है आपको? x y z एंड यूनिट वेक्टर क्या उसके i j k है। तो अतः निर्देश तंत्र S के सापेक्ष कण P का स्थिति सदिश कितना हो जाएगा? OP बराबर R बराबर xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। क्वेश्चन फर्स्ट बन गई। अब अपन दूसरा निर्देश तंत्र, एक अन्य निर्देश तंत्र S डैश नियत वेग v, यहाँ पर नियत ध्यान रखिएगा ना, नियत वेग v से इस प्रकार गति कर रहा है। अब यहाँ तक ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं ऊपर से, अपना स्पेस कम है अपने पास तो ये मिटाया अपन ने ऊपर से। ये इक्वेशन फर्स्ट जो बनी हुई ना उसको भी आप ध्यान रखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट भी अपने काम आएगी, उधर सेट कर लेंगे अपन। तो अपन देखेंगे कि नियत वेग v से इस प्रकार गति कर रहा है कि निर्देश तंत्र, इस प्रकार गति कर रहा है कि निर्देश तंत्र एच डैश की तीनों अक्ष है ना, निर्देश तंत्र एच डैश की तीनों अक्ष कौन कौन सी? एक्स डैश, वाई डैश व जेड डैश है ना। निर्देश तंत्र एच डैश की तीनों अक्ष एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश तंत्र एस के तीनों अक्ष, तंत्र एस के तीनों अक्ष एक्स, वाई व जेड के समांतर रहें। तंत्र एस की तीनों अक्ष एक्स, वाई व जेड एस के समांतर रहें, पैरेलल है बिल्कुल। तथा एक चीज और, ओ डैश बराबर आर नोट बराबर वी टी। कैसा है ये भी आपको पता है, आर जीरो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी फिक्स है आर नोट, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? दूरी बराबर चाल इंटू समय है ना। तो चाल कितनी होगी? v वेग से कर रहा है, समय कितना हो गया? टाइम t। तो ओ डैश बराबर आर नोट प्लस वी टी। ठीक है, तो देखिए लाइन क्या लिखी अपन है कि निर्देश तंत्र एच डैश की तीनों अक्ष एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, तंत्र एस के तीनों अक्ष एक्स, वाई, जेड के क्या रहे? समांतर रहे। बिल्कुल ये पैरेलल है ना, ये चीज है। ठीक है, नीचे से वापस मिटा रहा हूँ पुनः। अब चलिए आगे क्या हो जाएगा अपने पास कि अतः निर्देश तंत्र एच डैश के सापेक्ष, निर्देश तंत्र एच डैश के सापेक्ष कण P का पोजीशन वेक्टर, कण P का पोजीशन वेक्टर ओ डैश P बराबर आर डैश बराबर एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे प्लस जेड डैश के। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना। आर डैश बराबर क्या हो जाएगा? अब देखिए निर्देश तंत्र एच डैश के सापेक्ष कण P का पोजीशन वेक्टर ओ डैश P बराबर आर डैश एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे प्लस जेड डैश के। अब एक ट्राइंगल बन रहा है, देखिए ओ डैश P में त्रिभुज नियम लगता है। देखिए ये दोनों एरो सामने, यानी इन दोनों भुजाओं का योग सामने वाली भुजाओं के बराबर होता है ना, पता है आपको वैसे। तो अपन देखेंगे अब त्रिभुज ओ डैश P में, त्रिभुज ओ डैश P में त्रिभुज नियम से है ना, त्रिभुज ओ डैश P में क्या हो जाएगा? त्रिभुज नियम से। तो त्रिभुज नियम से अपन देखेंगे OP है ना, OP जो भुजा है वो किसके बराबर है? OP जो भुजा है वो बराबर है आपकी O डैश P प्लस O डैश है ना। तो R किसके बराबर हो गया आपकी? R बराबर R डैश प्लस वी टी, ये होगा
आर बराबर आर डैश प्लस वी टी। अब डायग्राम की जरूरत नहीं, डायग्राम को मिटा देते अपन उधर से। अब क्या हो जाएगा अपने पास, ये लीजिए अपन ने डायग्राम में मिटा दिया। यस, अब क्या हो जाएगा अपने पास, r बराबर आर डैश प्लस वी टी। ये समीकरण तो आ गई ऐसे। और अब अपन देखिए यहाँ से अगर आप आर डैश निकालना चाहो तो एक तो समीकरण आपके पास हो जाएगी आर डैश बराबर आर माइनस वी टी। एक तो ये होगी स्थिति की रूपांतरण समीकरण, है ना, समीकरण नंबर 3। लेकिन अगर आप इसी को देखो, आप इसके अगर कोऑर्डिनेट भी बनाना चाहो तो अपन इसके कोऑर्डिनेट कैसे बना लेंगे, यहां तक तो ठीक है। अपन लिखेंगे कि समीकरण 3 स्थिति सदिश का, समीकरण 3 स्थिति सदिश का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है ना, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है। ठीक है, समीकरण 3 क्या है, पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है। ओके, फिर आप आगे चलिए वापस। अगर अपन यदि जड़त्वीय निर्देश तंत्र, यदि जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस डैश के सापेक्ष, जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस डैश के सापेक्ष वेग v के घटक, जो वेग v है ना उसके घटक क्या हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष वेग v के घटक x y व z अक्षों के अनुदिश, x y व z अक्षों के अनुदिश वी एक्स वी वाई व वी जेड हो तो अपने एक समीकरण बना सकते हैं क्या, कि v बराबर, है ना, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के इक्वेशन नंबर 4। एक नई समीकरण बन गई। देखो मतलब इसको अपन, ये तो आ गई समीकरण, लेकिन आप इसको एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश 3 कोऑर्डिनेट के अंदर भी अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं ना। तो अपने पास एक समीकरण आ गई कि अगर ये हो तब अपन क्या करेंगे, v की जगह इसका मान r डैश की ये रही, r डैश की समीकरण ये रही, और r की जो समीकरण पहला है ना उन तीनों को अपन इसके अंदर पुट कर देंगे, है ना। तो अपने पास एक नई समीकरण आ जाएगी। तो 1 2 और 4 का मान रखने पर, यहां तक ठीक है। अब मैं इधर से मिटा रहा हूं, देखिए इधर से थोड़ा और चाहिए अपने को स्पेस। तो ये पहली लाइन तो अपने पास होगी कंप्लीट, इसको मैं रहने देता हूं, है ना। इसके जस्ट ऊपर लिखूंगा मैं कि समीकरण 3 में, जो 3 वाली इक्वेशन है ना, 3 में 1 2 व 4 का मान रखने पर, ओके, समीकरण 3 के अंदर मान पुट करना। तो r डैश की जगह ये मान लिखा जाएगा। तो अपन लिखेंगे r डैश की जगह x डैश आई प्लस y डैश जे प्लस जे डैश के बराबर r की जगह समीकरण 1 से लिखेंगे अपन, तो x आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, माइनस v की जगह ये रहा मान, तो अपन v की जगह लिखेंगे वी एक्स आई। थोड़ा सा इधर से स्पेस चाहिए मेरे को, एक बार पुनः देख लीजिए आप कि अपने पास ये एक समीकरण ये आ गई। तो अपन ने लिखा कि समीकरण 3 स्थिति सदिश का, है ना, स्थिति सदिश का क्या है, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है। एक दूसरे में है ना कण के, आर डैश भी हो गया और आर भी हो गया। अब यदि जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस डैश के सापेक्ष, अपन ने क्या किया, वेग v है उसके अपन ने घटक बना लिया। आपको पता वेग v के घटक अगर आपको x y और z अक्षों के अनुदिश चाहिए तो अपन क्या लिख सकते हैं, vx vy और vz हो। तो इसका मतलब कैपिटल V किसके बराबर हो जाएगा, आपको पता है vxi प्लस vy प्लस vz के, ये चीज हो गई। तो ये भी मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, थोड़ी लंबी समीकरण जाएगी अपने पास। तो अब अपने पास हो जाएगा, देखिए ना मिटाने का मेरा तरीका देखा करो आप, मैं कैसे क्या मिटा रहा हूँ, कहाँ से कहाँ चल रहे हैं अपन, है ना। अब ये समीकरण की भी जरूरत नहीं, इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। तो देखिए अपन ने क्या किया था कि अपन ने यहाँ तक अपना एक बार तो इधर बोर्ड हुआ कंप्लीट,
डायग्राम की जरूरत थी, फिर यहीं से मिटाया, इधर कंप्लीट किया, फिर अपने डायग्राम मिटा दिया, फिर मैंने इधर लिखा। अब इधर लिखने के बाद अब मैं यहाँ आ गया और इसमें मैं मान रख रहा हूँ ना, तो वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के, और इंटू में क्या चल रहा है, टी चल रहा है, उसको ऐसे कीजिए, चलने दीजिए। अब अपन क्या करेंगे, इसके आई जे व गे के गुणांकों की तुलना करेंगे। आई जे व के उपरोक्त समीकरण में आई जे व के गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांक है ना इसके कोफिशिएंट, उनके आप कंपैरिजन कराइए। गुणांकों की तुलना करने पर यस कीजिएगा। इधर से देखिए आप, इधर से तो ये है, जबकि इधर से क्या है, एक तो ये रहा और ये क्या रहा आपका, ये, और इसके साइड पे टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो मैं इधर से तो लिखूंगा, देखिए एक्स डैश बराबर, इधर से आ जाएगा आपके पास एक्स माइनस, यहां से क्या आ जाएगा आपके पास वी एक्स टी, एक तो ये कंप्लीट। अब देखिए ये वाला इसी प्रकार, तो वाई डैश बराबर वही, यहां से वही, और यहां से माइनस प्लस माइनस वी वाई टी माइनस वी वाई टी, और एक हो जाएगा आपके पास जेड डैश बराबर जेड माइनस वी जेड टी। बस ये आपके निर्देशांक है ना, उनके रूपांतरण समीकरण। ये तो स्थिति का हो गया मेन, और इसी को अपने चेंज करके ये बता दिया ऐसे, है ना। तो समीकरण 5 क्या होगी आपकी, कि कण के कार्तीय निर्देशांकों में गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। समीकरण 5 कण के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, है ना, कार्तीय निर्देशांक, कार्तीय निर्देशांकों में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। बस ये आपका पहला टॉपिक कंप्लीट। पूरा आपको एग्जाम में कैसे पूछेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, और ये कि ये चीज़ लिखनी है आपको ना, एक्स्ट्रा इसमें मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा वेरिएंट कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि जो वास्तव में लिखने लायक चीज़ें वही अपन लिखाते हैं, और आपको दोनों निकालनी है। मेन तो ये हो गई, मेन इक्वेशन तो आपको ये हो गई स्थिति का रूपांतरण समीकरण, और अगर आप उसको कार्टेशियन, जो इसके कार्तीय निर्देशांक होते हैं ना एक्स वाई जेड, अगर आप इनको पोजीशन को इस पोजीशन को अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बदलोगे तो इसकी इक्वेशन आपको कैसे मिल जाएगी, इसकी इक्वेशन आपको ऐसे एक्स डैश बराबर, इसी से आप लिख सकते हो सीधा एक्स माइनस वी एक्स टी, वाई डैश बराबर वाई माइनस वी वाई टी, और जेड डैश बराबर क्या होगी जेड माइनस वी जेड टी, है ना। ये इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के रूप में आपकी इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे विस्थापन का रूपांतरण। अब इसमें अगला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक आपका कंप्लीट है, कौन सा, पोजीशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन। फर्स्ट टॉपिक क्या आपका, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन। अब अपन सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे इसका, वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसके विस्थापन का रूपांतरण कैसे होता है उसके अंदर अपन देखेंगे। तो आइए इसका सेकंड टॉपिक डालते हैं अपन, वही गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का ना, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड टॉपिक हो जाएगा सेकंड टॉपिक है आपके पास दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन का रूपांतरण। सेकंड टॉपिक क्या है, दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन का रूपांतरण। दो बिंदु हो जाए ना, दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन का रूपांतरण, दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन का रूपांतरण, है ना। अगर अपने पास दो बिंदु हो जाए, दो बिंदु होने का मतलब कि अगर आपका कण P से गति होता हुआ Q पर चला जाए, वही दोनों जुड़े थे निर्देशांक वही बने हुए, अगर P से गतिशील Q पर चला जाए तो क्या चीज़ें होती है वो अपने को देखना है ना। तो चलो आइए इसी को अगर अपने इंग्लिश में लिखे तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स, है ना, दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन का रूपांतरण, ठीक है। तो चलो आइए अपन सबसे पहले डायग्राम प्लॉट करते हैं, और डायग्राम के अनुसार अपन इसको देखते हैं। ये आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यंत्र हो गया,
ठीक। और इसी के सापेक्ष यहाँ पर दूसरा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तंत्र हो गया आपका, जिसकी अक्ष एक दूसरे के सापेक्ष आपको वैसे ही पता है, ठीक है। और यहाँ पर एक कोई बिंदु P है और यहाँ पर एक कोई वो गतिशील होकर इधर चला जाता है Q पर। तो इस कंडीशन में इसके कोऑर्डिनेट यहाँ से इसकी स्थिति बतानी, एक इसकी बतानी आपको यहाँ से। थोड़ा सा तिरछा हो गया, तिरछा नहीं करना आपको इसको, है ना। यहाँ से इसकी स्थिति बताई जाएगी, ठीक। और फिर एक स्थिति यहाँ से हो जाएगी इसकी, दोनों निर्देश तंत्र है ना, एक स्थिति आपकी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी और ये यहाँ से यहाँ तक गतिशील होता है, ठीक है। ये हो गया डायग्राम आपका कंप्लीट। अब आइए अपन इस डायग्राम में जो जो सिंबल बनाने हैं अपन उनको बना लेते हैं, फिर उसके बाद में क्या क्या चीज़ें अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले पहला निर्देश तंत्र आपका S, जिसकी एक्सिस हो गई Y, X और Z। ये दूसरा निर्देश तंत्र हो गया आपका S डैश, उसमें हो गया आपके पास Y डैश, X डैश और Z डैश। ये इसका ओरिजिन पॉइंट O हो गया, इसका ओरिजिन पॉइंट क्या हो गया O डैश। यहाँ पर आपको कोई बिंदु P था, ये D दूरी तक विस्थापित होकर कहाँ चला जाता है Q पर। अब P और Q का पहले वाले निर्देश तंत्र में पोजीशन हो गई R1 और R2। एक चीज़ यदि आप ध्यान रखिएगा, इसमें तो क्या हो गई R1 और R2, और इसमें हो गई आपके पास R1 डैश, दूसरे वाले में R1 डैश, और इधर क्या हो गई आपके पास R2 डैश, है ना। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसमें तो इसकी पोजीशन क्या होगी R1 डैश और इसमें क्या होगी इसकी R2 डैश, दूसरे वाले निर्देश तंत्र में ना। और पहले वाले में P पर तो इसकी स्थिति R1 है, जब विस्थापित होकर Q पर पहुंचा तो दो बिंदु के मध्य R2 हो गया, ठीक है। ये चीज़ है आपके पास, ये इस प्रकार P से Q तक विस्थापित हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदु के मध्य विस्थापन का रूपांतरण। तो आइए अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि माना किसी स्थिर निर्देश तंत्र S में, माना किसी स्थिर निर्देश तंत्र, माना किसी स्थिर निर्देश तंत्र S में, है ना, जो आपका निर्देश तंत्र है ना, स्थिर जो एक जगह रुका हुआ है, उसके अंदर क्या हो रहा है देखिएगा आप कि किसी स्थिर निर्देश तंत्र S में किन्हीं दो बिंदु P तथा Q के मध्य, S में किन्हीं दो बिंदुओं P तथा Q के मध्य, है ना, निर्देश तंत्र S में किन्हीं दो बिंदुओं P तथा Q के मध्य स्थिति सदिश P तथा Q के स्थिति सदिश क्रमशः R1 व R2 है। P तथा Q के स्थिति सदिश क्रमशः R1 व R2 हैं, है ना। दो बिंदु के स्थिति सदिश क्या हो गए R1 और R2 हैं। इन बिंदु के मध्य, तो इन बिंदु के मध्य इन बिंदुओं के मध्य निर्देश तंत्र S में, निर्देश तंत्र S में विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश कितना हो जाएगा आपको पता है ना, R2 माइनस R1 करते हैं अपन, PQ, यही PQ बराबर कितना है D। आपको मान लिया कि विस्थापन D से लिखते ना अपन विस्थापन को, तो यहाँ से यहाँ तक इसमें D विस्थापन हुआ। और ये आपको पता किसके बराबर होता है R2 माइनस R1। अपन ने विस्थापन वाला टॉपिक भी पढ़ा हुआ है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब अपन ने सबसे पहला वाला पार्ट बताया था ना, उसमें अपन ने दो बिंदु के मध्य विस्थापन भी बताया था। और विस्थापन क्या आता है R2 माइनस R1 होता है, पूरा कंप्लीट अपन ने लिखा हुआ है ना। तो PQ बराबर D और D बराबर क्या हो गया R2 माइनस R1। अब आइए दूसरे निर्देश तंत्र की तरफ। तो अब अपन लिखेंगे कि अन्य गतिशील निर्देश तंत्र S डैश में, अन्य गतिशील निर्देश तंत्र S डैश में, है ना, ये दूसरा वाला निर्देश तंत्र है आपका। तो अन्य गतिशील निर्देश तंत्र S डैश में इन्हीं बिंदुओं के स्थिति सदिश क्रम से, इन्हीं बिंदुओं के, इन्हीं बिंदुओं के
स्थिति सदिश क्रमशः इन्हीं बिंदुओं के स्थिति सदिश क्रमशः, अब उधर लिख रहा हूं, डायग्राम देख लिया आपने कैसे क्या दोनों डायग्राम बने, दोनों में P से Q तक जो विस्थापित हो रहा है, इसमें R1 और R2, दूसरे वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस तंत्र H डैश में R1 डैश और R2 डैश है। अब मैं इधर लिखूंगा, डायग्राम की अपने को जरूरत नहीं, ठीक है। अब आगे देखिए कि इन्हीं बिंदु के स्थिति सदिश क्रमशः, इधर लिख रहा हूं मैं ना, R1 डैश व R2 डैश है, इनके स्थिति सदिश क्या हो गए, R1 डैश व R2 डैश है। तो स्थिति सदिश के गैलेलियन रूपांतरण से हैं, तो स्थिति सदिश के गैलीलियन रूपांतरण समीकरण से, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण से, हाँ जी, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण से क्या हो जाएगा कि अपन लिख सकते हैं कि जो R1 डैश है ना, R1 डैश वो किसके बराबर हो जाएगा, R1 माइनस VT, जैसा कि अपने को पता है ये होगा R1 डैश बराबर R1 माइनस VT। पहला वाला आया था ना आपके पास, देखिए अभी अपने पास आया था R डैश बराबर क्या होता है, R माइनस VT, स्थिति सदिश का गैलीलियन रूपांतरण, इसका पहला टॉपिक। अगर आप इसको इसके अनुसार सेट करोगे तो R1 डैश बराबर R1 माइनस VT, और एक समीकरण और हो जाएगा आपके पास R2 डैश वाला, है ना, R2 डैश बराबर R2 माइनस VT, है ना। इसको बना लीजिए आप समीकरण नंबर 2 और इसको बना लीजिए आप समीकरण नंबर 3। अब अपन क्या करते हैं इसमें, देखिए आप कि निर्देश तंत्र H डैश में, जो आपका निर्देश तंत्र H डैश है ना, कि निर्देश तंत्र H डैश में बिंदु P व Q के मध्य विस्थापन दूरी, बिंदु P व Q के मध्य विस्थापन दूरी, अब इसमें कितनी हो जाएगी आप देखिए, PQ है ना, PQ बराबर D डैश, है ना, PQ बराबर D डैश और D डैश बराबर R2 डैश माइनस R1 डैश, ये आपकी समीकरण बन गई। यहाँ तक तो ये थी, देखिए पहले वाले में PQ बराबर D बराबर क्या हो गया, R2 माइनस R1। अब अपने फिर इसमें आए कि अन्य निर्देश तंत्र, आगे क्या लिखा अपन है कि अन्य गतिशील निर्देश तंत्र H डैश में इन्हीं बिंदु के स्थिति सदिश क्या है आपके पास क्रमशः R1 डैश व R2 डैश है। तो स्थिति सदिश के गैलीलियन रूपांतरण समीकरण जो पीछे है ना, तो अपन R1 डैश क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस VT, इसी प्रकार R2 डैश आप क्या लिख सकते हो, R2 माइनस VT। अब अपने को पता है कि निर्देश तंत्र H डैश में बिंदु P व Q के मध्य विस्थापन दूरी PQ, और इसको अपन D डैश से लिखेंगे क्योंकि दूसरे वाला निर्देश तंत्र बता रहे हैं वो क्या हो जाएगी आपकी R2 डैश माइनस R1 डैश। तो इन दोनों के मान रखने पर यहाँ पर है ना, समीकरण 2 व 3 के मान रखने पर तब आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए पूरा ब्लैक बोर्ड आपके पास भरा हुआ है, इधर से मैं मिटा रहा हूँ, इधर से अपन मिटा रहे हैं, तो ये समीकरण का यहाँ पर रोल रहेगा, है ना। आपके पास समीकरण आ गई PQ बराबर D डैश बराबर R2 डैश माइनस R1 डैश। तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पर इस समीकरण 2 व 3 के मान रखने पर, रखिए आप 2 व 3 के मान, समीकरण 2 व 3 के मान रखने पर तो D डैश बराबर R2 डैश, R2 डैश की जगह मैं क्या लिखूंगा, R2 माइनस VT माइनस R1 डैश की जगह अपन क्या लिखेंगे, R1 माइनस VT। अब एक चीज देखिएगा, जब आप इस ब्रैकेट को माइनस से ओपन करोगे तो R2 माइनस R1, VT से VT कट जाएगा, एक माइनस का हो जाएगा एक प्लस का, तो आपके पास क्या हो गया, D डैश बराबर R2 माइनस R1। और ये देखिए R2 माइनस R1 किसके बराबर है, D के बराबर है, तो इसका मतलब दो बिंदु के मध्य विस्थापन हमेशा कांस्टेंट रहता है, D डैश बराबर D। ये समीकरण है आपके पास, R2 माइनस R1 आ गया, ये R2 माइनस R1 VT से VT कट गया, तो आपको पता R2 माइनस R1 ही किसके बराबर है, पहले वाला स्थिति सदिश D के बराबर है, तो इसका मतलब D डैश बराबर D। तो अर्थात अपन लिखेंगे कि दो बिंदु के मध्य विस्थापन गैलीलियन रूपांतरण में अचर रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। और ये आपका टॉपिक कंप्लीट है ना। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर
समझ में आ गया ना, ये पूरा आपका टॉपिक है। और यहाँ पर मीटर नीचे से मिटा रहा हूँ, अपन लाइन लिखेंगे नीचे कि एक मिनट, इसको पूरे को मिटा लेते हैं अपन। और यहाँ पर मैं लाइन लिखूंगा कि इस प्रकार दो बिंदु के मध्य, इस प्रकार दो बिंदुओं के मध्य, इस प्रकार दो बिंदुओं के मध्य, दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन गैलीलियन रूपांतरण में क्या होता है, अचर होता है। दो बिंदु के मध्य विस्थापन गैलीलियन रूपांतरण में, गैलीलियन रूपांतरण में अचर, कांस्टेंट भी लिख सकते हो आप या इनवेरिएंट, अचर इनवेरिएंट, अचर को अपन क्या बोलेंगे, इनवेरिएंट, इनवेरिएंट होता है या कांस्टेंट होता है ना। दो बिंदु के मध्य विस्थापन रूपांतरण में क्या होता है, अचर होता है। और यह नियम, इसका एक नियम का नाम और है, यह नियम, इसको आप एक और बोलोगे, वो बोलोगे विस्थापन के गैलीलियन निश्चलता का नियम। विस्थापन के, यह नियम विस्थापन के गैलीलियन निश्चलता का नियम, गैलीलियन निश्चलता का नियम कहलाता है, गैलीलियन निश्चलता का नियम कहलाता है। या अगर आप इसको इंग्लिश में लिखोगे तो इंग्लिश में हो जाएगा आपके पास लॉ ऑफ गैलीलियन इनवेरिएंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लॉ ऑफ गैलीलियन इनवेरिएंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है ना। इसी को अपन क्या बोलेंगे, विस्थापन के गैलीलियन निश्चल, गैलीलियन कांस्टेंट, गैलीलियन निश्चलता का नियम कहलाता है। अर्थात दो बिंदु के मध्य गैलीलियन रूपांतरण में क्या होता है, विस्थापन गैलीलियन रूपांतरण में अचर रहता है, दोनों में बराबर हो रहा है। तो ये आपके 2 पॉइंट पूरे कंप्लीट, ये आपके 2 पॉइंट क्या है, पूरे कंप्लीट। अब अपन तीसरा चौथा आगे जो भी पॉइंट चलेंगे ना वो अपन आगे वाली क्लास में देखेंगे। अब आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन देखो मैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन भी लिख लीजिए आप, है ना। पहले एक काम कीजिएगा, इन टॉपिक को अच्छे से उतारिएगा, मैं आपको बार बार कहता हूँ, पूरे कंप्लीटली आप नोट्स बनाओगे, फिर आप एक एक चीज़ को देखिए तो आपको सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, कंप्लीटली समझ में आ जाएगी ना, अन्यथा नहीं आएगी। आपको पूरी चीज़ें कंप्लीट लिखी, क्योंकि मैं सारी चीज़ें खोल के लिख रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये बन जाएगा कि गैलीलियन रूपांतरण से क्या तात्पर्य है। एक क्वेश्चन क्या बन गया आपका, गैलीलियन रूपांतरण से क्या तात्पर्य है, वही डेफिनेशन वगैरह हो जाएगी इसकी, है ना, क्या तात्पर्य है। और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास कि सिद्ध करो कि गैलीलियन रूपांतरण में, सिद्ध करो कि गैलीलियन रूपांतरण में, सिद्ध करो कि गैलीलियन रूपांतरण में दो बिंदुओं के मध्य दूरी या विस्थापन अचर रहती है। दो बिंदुओं के मध्य दूरी या विस्थापन अचर, अभी निकाला था ना इनवेरिएंट, दूरी या विस्थापन क्या रहता है, अचर रहता है, अचर है ना, इनवेरिएंट रहता है। अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखें ना। अभी अपन निकाला था ना दो बिंदु के मध्य विस्थापन रूपांतरण, तो वही टॉपिक है आपका कि सिद्ध करो कि गैलीलियन रूपांतरण में दो बिंदु के मध्य दूरी या विस्थापन अचर रहती हैं। तो आज के लिए बस इतना सही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान से देखिएगा, है ना, जो भी टॉपिक कुछ भी दिक्कत हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो।